सर ओनली आईएएस से मैंने सबसे पहले मुझे तब पता चला जब मैंने पुराने 2018 के टॉपर सचिन गुप्ता सर से बात करी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको न्यूज़पेपर्स की कन्फ्यूजन है तो आप ओनली आईएएस का चैनल देख सकते हैं। तो तब से मैंने 2018 से मैंने 2021 तक कंसिस्टेंटली सर का देखा है वीडियो को। हेलो, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ सुरभि गोयल हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 78 सिक्योर किया है यूपीएससी सीएससी 2021 में। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सुरभि। ओके सुरभि, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने बताया कि पहला अटेम्प्ट दिया, आपका प्री भी नहीं हुआ, सेकंड दिया, प्री नहीं हुआ, थर्ड में आपने प्री भी निकाला, मेंस भी निकाला, फाइनली इंटरव्यू निकाल के आप आज 78 रैंक सिक्योर की। तो फर्स्ट और सेकंड से जो निराशा मिली और कहीं ना कहीं हम बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद नहीं होता है सिलेक्शन, तो आपने आपको मोटिवेट कैसे किया, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया, मतलब रिदम कैसे मेंटेन किया, क्योंकि लोगों की होप टूटने लगती है इतना अंत में आके। यस सर जब मेरा 2 बार नहीं हुआ था तब मुझे भी बहुत ज़्यादा निराशा फ़ील हुई थी। बिकॉज़ मेरे को हैबिट नहीं है कि मेरे इतने ख़राब रिज़ल्ट आएँ कि 2 बार ना हो। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फ़ील हुआ था। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे क्या अचीव करना है एंड में और मैं अपने लिए क्या लाइफ़ चाहती हूँ। और सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हमें अपना फल ज़रूर मिलेगा। और मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे यही चीज़ बोलते थे कि तू बस मेहनत कर और तेरा ज़रूर हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को ही अपने मन में रखती थी। एंड सेकंड मोटिवेशन मेरे लिए ये थी कि जिस तरीके से मैं अपने पेरेंट्स को मेहनत करते हुए देखती थी। हम लोग ने मेरे पेरेंट्स ने शुरुआत से बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, चाहे मैं अपने फादर की बात करूँ या मदर की। तो उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा मैं बस एक छोटा-सा रोज़ सुबह उठते समय सोचती थी कि आज मुझे बस अपनी पढ़ाई करनी है। मैं आगे का जब तक पेपर आएगा उस टाइम तक का मैं नहीं सोचती थी। छोटे-छोटे पार्ट्स में मैं बाँट लेती थी दिन को कि मैं इतनी देर पढ़ूँगी और फिर मैं थोड़ी देर ब्रेक ले लूँगी। तो उससे आदमी को आगे का या बड़ा नहीं सोचना पड़ता कि हाँ, मुझे रोज़ पढ़ना है। बस आज पढ़ना है और उतना ही काफ़ी है। ओके, सो जैसा कि बताया कि आपके फादर मम्मी जो थे वो आपके लिए मोटिवेशन रहे। देन ऑल्सो मोटिवेशन एक तरीके से हम मान सकते हैं टेम्पररी होता है कहीं ना कहीं। कुछ दिन में मोटिवेशन की जगह हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएँ। बिल्कुल। और हर 3-4 दिन में ये हो जाता है कि हमारी मोटिवेशन भी थोड़ी लो होने लगती है और कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगती है। उस चीज़ को आपने कैसे मेंटेन किया, कैसे एश्योर करते थे आप कि या तो आप कुछ टास्क सेट कर लेते होगे अपने आप को अकाउंटेबल बनाने के लिए, तो वो थोड़ा मैकेनिज्म क्या था वो बताइए आप। सर, सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि एस्पिरेंट्स काफ़ी बार ऐसा करते हैं कि वो एकदम पढ़ाई में लग जाते हैं और अपने आप को किसी भी तरीके का ब्रेक या एन्जॉयमेंट नहीं देते हैं। तो मैं तो ऐसा शुरुआत में मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती करी थी कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। तो उस समय क्या होता है कि फिर आदमी की पढ़ाई की क्वालिटी भी गिरने लग जाती है, जब वो लगातार पढ़ता रहता है, लगातार पढ़ता रहता है। तो मैं अपने आप को थोड़े इंसेंटिव दे देती थी कि जैसे कि आज मैंने अगर अच्छा पढ़ लिया तो रात में मैं एक एपिसोड देख लूँगी नेटफ्लिक्स पे। एक ही, एक से ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी, वरना मेरी मम्मी रोक देगी, मुझे डाँट लगवा देगी। लेकिन उस ऐसे छोटे-छोटे इंसेंटिव या फिर 1 हफ्ता अच्छी पढ़ाई कर ली तो मम्मी को बोल दिया कि मम्मी आज पिज़्ज़ा बना देना। जी, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें थी। या फिर हाँ कि कभी 1 महीने में थोड़ा-सा 2 घंटे बाहर कॉफ़ी पीने चले गए। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में ही मैं अपनी खुशी ढूँढती थी, क्योंकि इस समय आदमी को पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन वो छोटी-छोटी चीज़ें जो उसको लगता है, जैसे मुझे नॉवल पढ़ना पसंद है, तो मैं अपना आधा घंटा कि आज मैंने अगर पूरे दिन अच्छे से पढ़ा, मेरे 7-8 घंटे हो गए, तो मैं शाम के टाइम हाँ, आधा घंटा मैं नॉवल पढ़ पाऊँगी। तो वरना नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। और मैंने कभी मॉक दिया, मेंस के मॉक में मेरे में 3 घंटे चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं रखती थी कि हाँ, मैंने मॉक दे दिया तो अब मैं 1 डेढ़ घंटा एन्जॉयमेंट कर सकती हूँ। तो यही सब छोटी-छोटी चीज़ों से ही आदमी एनकरेज रह सकता है पूरे टाइम। ओके, सो जैसे कि हर किसी के ना इस यूपीएससी की जर्नी में कोई ना कोई स्ट्रगल होता है। वो किसी भी तरीके का स्ट्रगल हो सकता है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मेंटल हो, किसी भी तरह। तो क्या आपकी ये इस यूपीएससी की जर्नी में कोई स्ट्रगल रहा, और अगर रहा तो उसको आप कैसे उससे डील किए? स्ट्रगल आपने बिल्कुल सही कहा, हर इंसान की ज़िंदगी में होता है और उसके वैसे ये मेरे साथ भी था। फर्स्टली मैं कहूँगी मेंटल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज़ हमारी एज ग्रुप के सब लोग जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और कोई ट्रैक पे जा रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, एंड लोग मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो हर बच्चे को लगता है कि मैं मिस आउट तो नहीं कर रहा हूँ। तो नेचुरली मुझे भी लगता था, और इस टाइम पे ज़्यादा लोग तुमसे बात नहीं करते हैं क्योंकि तुम बाहर नहीं निकल सकते हो घर से, तो लोग कहते हैं कि फिर इससे बात करके ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं जो हमें कंसिस्टेंटली सपोर्ट करते हैं और हमारे संग रहते हैं। उनके लिए हम एक मोटिवेशन बना सकते हैं कि देखो ये लोग भी मेरे साथ है, लगातार मेरे को चीयर ऑन कर रहे हैं। एंड सेकेंडली हाँ, हेल्थ वाइज़ भी मुझे था, बिकॉज़ जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल का पेपर था, उससे पहले मुझे कोविड हो गया था।
तो मैंने पूरे साल इंश्योर करा मुझे ना हो, बट यूपीएससी का जब मैं जीएस का पेपर देने गई तब मुझे कोविड हो गया था। बट और लोग कहते हैं कि पेपर के टाइम पूरा अच्छे से सोकर जाना चाहिए, बट सिंस मुझे कोविड हो गया था तो मेरी पढ़ाई की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो गई थी। बट सिंस 5 दिन ही मिलते हैं जीएस और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में, ऑप्शनल पेपर्स के बीच में, तो मैंने उस टाइम फिर बहुत कम सो कर, मैंने दवाई खा कर मैंने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ आप मुझे सोने वाली दवाई मत देना और बाकी ठीक हो जाए आदमी की, बस पेपर लिखाएं। इस तरीके से मतलब होता है, सबके पास स्ट्रगल होती है, बट मैं कहूँगी कि अगर आपको कोई भी स्ट्रगल है तो मैं उसको एक मोटिवेशन मानती थी कि देखो मैंने एक स्ट्रगल फेस करी फिर भी मैंने कर लिया। मैं स्ट्रगल को रोड ब्लॉक नहीं मानती हूँ बिल्कुल भी, मैं स्ट्रगल को एक अचीवमेंट मानती हूँ कि मेरे पास ये स्ट्रगल है और मैं इसको ओवरकम करके दिखाऊंगी। ओके, सो जैसा कि आपने बताया कि आपका ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी था। हाँ जी सर। सो जैसा कि अब जब आपने ये डिसाइड किया होगा कि मुझे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेना है, तो ये आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया और क्या अप्रोच रखी उसके लिए आपने? जी सर, जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया था तो मैंने सबसे पहले तो मुझे पता चला कि शायद 22 ऑप्शनल्स होते हैं, तो मैंने सारे ऑप्शनल्स की लिस्ट निकाली और मैंने उसमें से थोड़े से शॉर्ट लिस्ट करे जो मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड रहूँगी। बिकॉज अक्सर टॉपर कहते हैं वीडियो में कि आपको वो ऑप्शनल लेना चाहिए जो आप कम से कम 2-3 साल तक पढ़ पाओ। वो मैंने उसी को अपना एक बेसिस बनाया कि ठीक है मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सिंस मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने बिल्कुल उस टाइप के सब्जेक्ट्स को दूर कर दिया एंड मैंने थोड़े ऑप्शनल जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इनको मैंने शॉर्टलिस्ट करा और मैंने इनके सिलेबस को गो थ्रू करा। मुझे ऐसा लगा कि एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट और वैरायटी और डाइवर्स है, तो इसीलिए मैंने उसको शॉर्टलिस्ट करा। एंड कोइंसिडेंटली उस टाइम पे मतलब मैंने जब चूज़ करा था मार्च में, उसके 3-4 महीने बाद ही उस साल के 2 टॉपर्स अनुदीप दुशेट्टी सर और सचिन गुप्ता सर का भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, तो उससे मुझे लगा कि मुझे काफ़ी गाइडेंस भी हेल्प मिली। ओके, सो जैसा कि आपने बताया कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, जी सर। आपने उसमें से कुछ नहीं ऑप्ट किया, आपने ये ऑप्ट किया। Yes. तो बेसिकली ये इशू हमें बहुत देखने को मिलता है कि कभी-कभी ना बच्चे ले लेते हैं ऐसा ऑप्शन जो उनके लिए नहीं होता या उनके पर्सनैलिटी के लिए सूट नहीं करता। तो ये मैकेनिज्म हो सकता है कि आप उसके सिलेबस को पहले देख लीजिए Yes. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने देखे थे, जी, सॉरी जी, मैं जी, बोलना उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं कि Yes, हमारे लिए बेटर बिल्कुल। कौन सा हो सकता बिल्कुल, है। ये देखना तो एसेंशियल है। जी, जी, ओके। सो अब ऑप्शनल जैसा आपने बताया, उसके बाद आती है मेंस की बात उसी में ही। Yes. तो मेंस में जैसे हमारा एक ऐसे राइटिंग होता है Yes. और एक होता है अपना एथिक्स। Yes. ये दोनों कहा जाता है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, यस बट देन ऑल्सो हम में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स होते हैं इसको बहुत लाइटली लेते हैं यस और कुछ लोग क्या करते हैं इसको एकदम एंड में जाके स्टार्ट करते हैं, जबकि इसमें स्कोर करके हम रैंक भी इंप्रूव कर सकते हैं अपनी। तो इसके लिए आपने क्या अप्रोच रखी और अगर कुछ गलतियां की थी तो आपने उसको कैसे सुधारा? यस सर, गलतियां मैं बताती हूँ। सबसे पहले कि जब मेरे पहले 2 अटेम्प्ट थे तो उनमें मैंने भी ऐसे पे बिल्कुल फोकस नहीं किया था, लेकिन वैसे मेरी राइटिंग थोड़ी स्किल्स अच्छी हैं तो ये सोचकर मैंने भी इग्नोर करा था, बट मैं इसको एक गलती ही बोलूँगी। और मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का जब प्रीलिम्स आने वाला था तभी मैंने एथिक्स को कवर करा था, लेकिन जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ उसके बाद मैंने एसए का एक शेड्यूल बनाया कि मैं हर हफ्ते या कभी कभी हर 2 हफ्ते में ज़रूर एक संडे को एसए ज़रूर लिखूँगी। तो मैंने एक सर ज्वाइन करे थे, वो एसए चेक कर देते थे हमारा, तो मैं ये सोचती थी कि मुझे उनको भेजना है, ये मेरी होती थी मोटिवेशन कि मैं अपना एसए भेजूँगी। और मैं हर संडे को एक टॉपिक पुराना प्रीवियस ईयर का ही पकड़कर फिलोसफिकल में ज़्यादा ट्राई करती थी, बिकॉज जो दूसरे टॉपिकल होते हैं वो तो हम जीएस के थ्रू एनीवे कर सकते हैं मेरे ओपिनियन में, तो फिलोसफिकल ही मैं चूज़ करती थी और उनके थ्रू ही मैंने अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करा। और इस बार जैसे सारे ही ऑलमोस्ट फिलोसफिकल थे दोनों ही सेक्शंस में, तो ये चीज़ है। और एथिक्स की अगर हम बात करें, एथिक्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, मैंने एथिक्स के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करा था। और लोग कहते हैं कि एथिक्स को लास्ट 1 हफ्ते में कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिसएग्री करती हूँ उससे। मैंने एथिक्स को काफ़ी स्ट्रांगली प्रिपेयर किया था, मैंने बहुत सारे कोटेशंस लर्न करे थे, कह सकते हैं कि थोड़े मैंने एक्सेस में करे थे, लेकिन मैंने जैसे 13 क्वेश्चंस आते हैं हमारे, उसमें से मैंने 8 क्वेश्चंस के एंड में कोटेशन लिखी थी, तो उसके कारण मेरे को लगता है मेरे को अच्छे नंबर मिले एथिक्स में। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि एथिक्स और एसए को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एसए को आप कम से कम हर 2 हफ्ते में, 1 महीने में 2 बार तो बिल्कुल लिखिए, और एथिक्स को कम से कम आप 2 to 3 वीक्स दीजिए। अगर आप 2 to 3 वीक्स दे दोगे तो वो आपका प्रिपेयर्ड है, उसके बाद आप उसको भूलोगे भी नहीं। और एग्जाम्पल्स अपनी पर्सनल लाइफ से, कोई आईएएस है अच्छा, आईपीएस है, आईएफएस है अच्छा, उसका एग्जाम्पल, और उसके अलावा कोई आपको एक इमेजिनरी एग्जाम्पल भी आपके मन में होना चाहिए, तो ऑन द स्पॉट आप यूज़ कर पाओगे। और उसके अलावा मैंने एथिक्स में कुछ हमारे सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स होते हैं जो, और उसके अलावा कुछ एक्ट्स होते हैं जैसे पॉक्सो एक्ट है हमारा, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है,
तो इनके कुछ सेक्शंस जो हमें एथिक्स की केस स्टडीज में काम आ सकते हैं उनको मैंने लर्न कर लिया था। और उसके अलावा DPSPs, इनको मैं एथिक्स की केस स्टडीज में ज़रूर मेंशन करती थी। ओके। सो जैसा कि अभी आपने बताया था कि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, Yes. ठीक है। बट देन ऑल्सो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड इंजीनियरिंग वाले जो होते हैं उनको भी सीसैट में इशू आया है और सीसैट में फेल भी हुए हैं। Yes. तो क्या आपको सीसैट में कुछ इशू आया था? अगर नहीं भी आया था और आया भी है तब भी आपने सीसैट के लिए क्या अप्रोच रखी थी? Yes. सर इसके लिए मैं एक फ़नी इंसिडेंट पहले शेयर करना चाहूँगी। जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो उस साल मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर बन रहा था, बिकॉज़ ज़्यादातर जो कीज़ निकली थी आंसर कीज़ उस टाइम पे, उनका इस बार यूपीएससी से काफ़ी डिफरेंट रहा था 2020 में, क्योंकि डी मार्क करा हुआ था बहुत सारे ऑप्शंस में, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं निकल के आया था। तो मुझे लग रहा था कि मेरा सीसैट के कारण नहीं हुआ, तो मैं पूरे साल इस भुलावे में रही कि मेरा सीसैट के कारण नहीं हुआ है। हालाँकि मैं वैसे पहले कैट दे चुकी हूँ, तो कैट में जो क्वांट के क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही होते हैं यूपीएससी के सीसैट में, तो मेरे को थोड़ा आइडिया तो था। लेकिन फिर भी मैंने अपने कैट की पुरानी किताबें ढूँढ के निकाली और एक बार मैंने वो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं कि बोर्ड ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है और कुछ नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं, मैंने उन सब की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर ली। वर्बल की मैंने नहीं करी थी ज़्यादा, बिकॉज़ वो तो हर बार नया होता है, लेकिन हाँ, फ़ॉर्मूलाज़ जो होते हैं बेसिक, उनको मैंने एक बार प्रिपेयर कर लिया था। तो जब मैं थर्ड अटेम्प्ट में दोबारा गई, तो उससे पहले 1 घंटा जो हमें मिलता है बीच में 2 घंटे, उससे मैंने 1 घंटा अपने सारे जो मैंने बनाए थे 10 पेज के नोट्स थे मेरे, वेन डायग्राम हो गए, उनके फ़ॉर्मूला होते हैं और वो हो गया अपना जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, इन सब के मैंने फ़ॉर्मूलाज़ को रिवाइज़ कर लिया था। तो मैं सजेस्ट करूँगी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे आपका जितना भी अच्छा बैकग्राउंड हो, आप एक बार हल्का सा प्रिपेयर कर लो, गिव इट 1-2 डेज़ और फिर आप एक पेपर दे दो, एक पुराना पेपर दे दो। 2020 का वाज़ टफ, तो मुझे लगा मेरा शायद उसके कारण नहीं हुआ, हो गया था वो तो। तो हाँ, प्रिपेयर करना चाहिए सीसैट को डेफ़िनिटली। ओके। सो हम लोग की कल जैसे जब रिजल्ट आया था तो हम लोग की बात हुई थी फ़ोन पे और आपने बताया था कि ओनली एआईएस को आपने कुछ न कुछ उसमें से देखा था या Yes. थोड़ी बहुत हेल्प मिली थी आपको। यस सर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या हेल्प मिली और आप उसमें से क्या सजेस्ट करना चाहेंगी और बच्चों को? क्या Yes. यूज़ हो सकता है उनके यूज़फुल हो सकता है उनके लिए? सर ओनली आईएएस से मैंने सबसे पहले मुझे तब पता चला जब मैंने पुराने 2018 के टॉपर सचिन गुप्ता सर से बात करी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको न्यूज़पेपर्स की कन्फ्यूजन है तो आप ओनली आईएएस का चैनल देख सकते हैं। तो तब से मैंने 2018 से मैंने 2021 तक कंसिस्टेंटली सर का देखा है वीडियो को। कभी-कभी मैं पूरी नहीं सुन पाती थी, बट मैं ये ज़रूर देखती थी कि सर कौन सा आर्टिकल पढ़ने बोल रहे हैं, क्योंकि उससे मुझे बहुत क्लैरिटी मिलने लगी। धीरे-धीरे ओवर टाइम मुझे खुद भी मैं चूज़ करके पाने लगी कि अच्छा ये चीज़ है जो हमारे पेपर में एक्चुअली आ सकती है। क्योंकि काफ़ी बार यूपीएससी में डायरेक्ट न्यूज़पेपर बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो सुमित सर की जो वीडियोस थी और प्लस सर बहुत ही एनकरेजिंग वे में बताते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी। मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो करी। इवन मेरी मम्मी भी कभी-कभी सर की वीडियो सुनती थी, बिकॉज़ सर एक्चुअली बहुत अच्छे से बताते हैं और मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि सर की वो ज़रूर वीडियो देखें। जो डेली एडिटोरियल डिस्कशन होता है, मुझे वो बहुत हेल्पफुल रहा। अगर पूरी नहीं तो एटलीस्ट जो सर शुरुआत में जिस तरीके से सेलेक्ट करते हैं आर्टिकल को, वो मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड सेकंड मैंने ओनली आईएएस से मदद ली थी, जो प्रीलिम्स के टाइम पे वो लोग आप लोग मैप की वीडियोस निकालते हैं, तो वो 6 से 10 वीडियोस होती हैं कुछ, उसमें सारे पूरा मैप कवर हो जाता है। बेसिक के संग-संग जो न्यू करंट अफेयर्स होता है वो भी ऐड होकर, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। मैं उनकी स्क्रीनशॉट ले लेती थी कि दोबारा ना देखनी पड़े, मैम भी कहती हैं उसमें कि स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर फिर उनको खाना खाते समय प्रीलिम्स के टाइम पे रोज़ रिवाइज़ करती थी। ओनली आईएएस ने मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करी है, मैं सबको रिकमेंड करूँगी। ओके। सो जैसे कि एक मतलब अभी प्रीलिम्स नज़दीक में आ रहा है, तो आपने भी जब प्रीलिम्स दिया होगा, उसके 4-5 दिन पहले आप क्या पैनिक हुई थी कि अभी कुछ नया पढ़ लूँ या कुछ बचा है उसको कवर कर लूँ? तो उस सिचुएशन को आपने कैसे डील किया था? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे फाउंडेशन कोर्स में बच्चे हैं, उनकी कॉल आ रही है और वो जबकि हम देख रहे हैं वो उनका मॉक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पोटेंशियल है उनमें कि वो प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। देन ऑल्सो वो ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं सर मुझसे नहीं हो पाएगा लग रहा है, या हमें ये छूट गया तो हम ये कहाँ से कवर कर लें? तो आप इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे? यस सर। सर ये एकदम नेचुरल है कि हमें उस टाइम पे पैनिक हो। मुझे भी बहुत ज़्यादा पैनिक था और मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स से थोड़ा डर लगता है सबको, बट मैं ये सजेशन दूँगी कि सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही की है प्रिपरेशन के साथ, मतलब कि हम लोग क्लियर कर पाएँगे प्रीलिम्स को। अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम आते हुए चीज़ भी गलत कर देंगे। तो जितना पढ़ लिया उतना ही सफिशिएंट है, बिकॉज़ आफ्टर ऑल वो 50 क्वेश्चन ही होंगे जो आपको आते होंगे, 50 तो वो कहीं और से ही देंगे। एंड लगता है कि और पढ़ लें और पढ़ लें, मैं सजेस्ट करूँगी बिल्कुल मत पढ़िए लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि वो वैसे ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे एंड में। आपको लगता है कि कोई बहुत ही एसेंशियल है चीज़, मैप हो गया, वो आपने नहीं करा तो वो ज़रूर देखिए। लेकिन उसके अलावा अगर जो आपने बेसिक्स आपके सारे सब्जेक्ट मेन जो कवर्ड हैं, हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, मैप्स हैं,
ये अगर आपने कवर कर लिया, आपने जो मॉक्स दिए उनको रिवाइज कर लिया, ये मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट के 5-6 दिन में जितना मर्जी हम रिवाइज करें, जितना मर्जी हम पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहें, वो ही मेरे ख्याल से सोल्यूशन है इसका। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे एक प्रारंभ के यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के एक स्टूडेंट हैं, वो आपसे पूछना चाहती हैं। Yes. तो वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। Hello ma'am, my name is Dimple Sharma and I am a student of only IAS Prarambh Batch 2023. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया इतनी अच्छी रैंक के साथ। मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आपने जो डिस्ट्रैक्शंस थे उनको कैसे रिमूव किया था? और मैम सेकंड क्वेश्चन कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है? थैंक यू मैम। सो जैसा कि इनका क्वेश्चन आपने सुन लिया, तो प्लीज इसका आंसर आप दे दें। यस सर, पहला क्वेश्चन उनका डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड है कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाएं। डिस्ट्रैक्शंस मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में सोशल मीडिया से होती है। तो मैंने तो सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेटेड डिलीट कर दिए थे। मैं किसी तरीके के सोशल मीडिया पे नहीं थी। व्हाट्सएप पे मैं थी, बट उस पर भी मैं बहुत लिमिटेड, ज़्यादातर अपने घर वालों से या 1-2 लोग कोई उनसे ही मैं बात किया करती थी। बहुत ही मैं लिमिटेड लोगों से ही बात करती थी जो मुझे पता था मुझे एक्चुअली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर लोग मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट के बिहेवियर से, जिसको पूरे टाइम पढ़ना होता है। तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप सोशल मीडिया को लॉग आउट कर दीजिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए। अगर आप उसे हेल्दी वे में यूज़ कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए चाहिए, तो उसको आप रखिए कि आप दिन में आधा घंटा उसको कर लेंगे, या फिक्स टाइम रखिए। अपने फ़ोन में एक टाइमर लगा लीजिए कि हाँ उसका ऐप बंद हो जाए। और अगर डिस्ट्रैक्शन ये चीज़ है कि आपको बाहर जाने का लगता है या फिर घूमने फिरने का, पिक्चर देखने का होता है बच्चों को, तो उस चीज़ के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अपने टारगेट्स रखिए कि आप 1 महीना अच्छे से पढ़ेंगे और फिर अपने आप को छोटी सी ट्रीट दे दीजिए कि आप बाहर गए, पिक्चर देखी और कॉफ़ी पी के आ गए। एंड जो सेकंड क्वेश्चन था मैम का कि डायरेक्शन या सही डायरेक्शन कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सही डायरेक्शन में जाने के लिए एक सिंपल सा आंसर है कि हम मॉक्स दें, और मॉक्स लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए मॉक्स के लिए मेरे ओपिनियन में, वरना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो मैंने जैसे पॉलिटी पढ़ा, तो मैंने पॉलिटी का फिर सेक्शनल टेस्ट दिया, तो उससे मुझे आइडिया लग गया कि हाँ मेरे पॉलिटी में अच्छे नंबर आए, या फिर मैंने एनवायरनमेंट का दिया, उसमें मेरे खराब नंबर आते थे। तो मुझे पता चल गया कि आई हैव टू डिवोट मोर टाइम ऑन एनवायरनमेंट एंड लेस टाइम ऑन पॉलिटी। तो उससे अकॉर्डिंगली अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना। और फिर जैसे होता है कि हमने करंट अफेयर के, अगर हम सपोज क्वेश्चन भूल रहे हैं जब हमने मॉक दिया, तो वो आइडिया लग गया कि हमें करंट अफेयर पढ़ना है। डायरेक्शन और दूसरी तरीके से जब तक हम मॉक नहीं दे रहे हैं, दूसरा तरीका बस ये है कि अपने संग हम ऑनेस्ट रहें। अगर हम अपने संग ऑनेस्ट हैं कि हाँ आज मैंने सपोज 8 घंटे का टारगेट रखा है, तो मैंने आज 8 घंटे पढ़ लिया, तो उसके बाद चाहे मैं इंजॉयमेंट कर रही हूँ या मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, तो इट्स ओके, क्योंकि हमने अपना एक प्लान बना रखा है और हम अपने संग ऑनेस्ट हैं। ये ना हो कि हमने टाइमर ऑन कर दिया एंड हम पढ़ नहीं रहे, क्योंकि मैं एकदम टाइमर ऑन करके बैठती थी, मैं एकदम एग्जैक्ट काउंट करती थी कि मैंने कितने आवर्स पढ़ा है। उस समय पानी पीने का भी नहीं गिनती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एंड में डे के सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि हाँ देखो मम्मा मैंने आज 8 घंटे पढ़ा या 9 घंटे पढ़ा है। फिर धीरे धीरे जब पेपर पास आता जाता है तो वो 10-12 बन जाते हैं, तो हाँ कि आज देखो मैंने 12 घंटे पढ़ा है। तो वो अपने संग एक ऑनेस्टी मेंटेन करने से हमें पता चल जाएगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, यस सो इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में बेसिकली कुछ लोगों के लिए कुछ सब्जेक्ट उनके लिए बहुत खतरनाक होता है, उनके लिए मतलब एक कह सकते हो कि वीक होता है उनका वो सब्जेक्ट, और कुछ उनका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। यस तो क्या आपके प्रिपरेशन में कोई एक सब्जेक्ट जिसमें आप फील करते थे कभी कभी मैं इसमें वीक हूँ या मुझे मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेट निकाला हो आपने, और कोई स्ट्रांग सब्जेक्ट हो जिसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आता हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो उसके लिए, तो ऐसे Yes. कोई 2 सब्जेक्ट? यस सर, जो मेरे को वीक सब्जेक्ट लगता था वो था एनवायरनमेंट। मुझे इन जनरल एनवायरनमेंट की इश्यूज बहुत पसंद है डिस्कस करने, बट मुझे एनवायरनमेंट पढ़ने में नहीं पसंद आता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक तो एनिमल्स वगैरह हैं जो स्पीशीज़ हैं, यूपीएससी उनसे बारे में पूछ भी लेता है, और उसके अलावा उसमें काफ़ी सारे एक्ट्स हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने डिजिटल नोट्स बनाए थे एवरनोट पे, और उसमें मैंने अपने भाई के संग मिलके उसको बोला कि फ़ोटोज़ लगा दे सारे जानवर की जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उनको रेड कलर के संग मैंने सारी फ़ोटोज़ लगा दी। जो ऑरेंज में थे गैंजेटिक डॉल्फिन वल्नरेबल है, तो मैंने उसको एक क्लब में कर दिया। इस तरीके से मैंने फिर प्लांट्स का भी एक आता है उसमें, क्योंकि प्लांट्स के बारे में भी यूपीएससी पूछ लेता है, मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं, इंसेक्टिवोरस कौन से हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा फोटोग्राफिकली पढ़ाई करी ताकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। एक्ट्स तो रटने ही पड़े मुझे एंड में कुछ सोल्यूशन नहीं है उनका, लेकिन हाँ अगर हम पिक्टोरियल मेमोरी अपनी इस्तेमाल करते हैं तो उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। और इसी तरीके से एक सब्जेक्ट जो मुझे बहुत पसंद था वो था आर्ट एंड कल्चर। आई नो बच्चों को पसंद नहीं आता है, Exactly. लेकिन मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, इसलिए क्योंकि मैंने उसको भी पिक्टोरियल मेमोरी के संग पढ़ा था। आई वुड से कि मेरा तरीका मोस्ट एफिशिएंट नहीं है,
क्योंकि मैंने उसके पिक्चर्स ढूंढने में और नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करा, बट वो मेरे को बहुत हेल्प करा बिकॉज जब मैंने उनके नोट्स बनाए मुझे अभी तक वो याद है, मुझे ज़्यादा रिवाइज भी नहीं करना पड़ता आर्ट एंड कल्चर। मैंने पेंटिंग्स के बना लिए थे, वैसे अब तो आजकल किताबें भी आ गई हैं, नितिन सिंघानिया वगैरह, उस टाइम नहीं थी जब मैंने शुरू किया था प्रिपरेशन को। तो मैंने सारी टेम्पल्स की बना ली, CCRT वगैरह से मैंने नोट्स बनाए थे, CCRT और फाइन आर्ट्स से। तो पेंटिंग्स हो गई जैसे हमारी अलग अलग जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, मधुबनी पेंटिंग्स वगैरह, सिमिलरली टेम्पल्स केव्स हो गए हमारे अलग अलग, फिर भीमबेटका पेंटिंग्स हो गई। तो मैंने इन सब की फोटोग्राफ बना के अलग अलग 19 नोट्स बनाए थे मैंने आर्ट एंड कल्चर के, और इस तरीके से मैंने फोटोग्राफी की पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घूम रही हूँ ना कि मैं पढ़ रही हूँ। तो ये मेरे को लगता है कि अच्छा तरीका है पढ़ने का। ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, Yes, sir. 2023 के लिए जो अप्रोच कर रहे हैं, अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ सजेशन या कुछ मेथड बताना चाहते हो आप? Yes, sir. For the 2023 एस्पिरेंट्स आई वुड से कि आप अपनी प्रिपरेशन में 3 चीज़ें ध्यान रखिए। फर्स्ट आई वुड से इज़ कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा ही, उसके कोई दो राय नहीं है कि आपको हार्डवर्क नहीं करना है। आप ये मत करिए कि मैं 5 घंटे ही पढ़ रहा हूँ या मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ूंगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आप रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो मेरे ओपिनियन में 7 से 9 घंटे के बीच में आप रोज़ कर सकते हैं। तो हाँ, किसी किसी दिन एक हफ्ते में ज़रूर एक ब्रेक रखिए कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। मेरी ये गलती थी कि मैं ब्रेक नहीं रखती थी शुरुआत में अपने लिए। ब्रेक ज़रूर रखिए, चाहे आपको दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, आपको टेबल टेनिस खेलना अच्छा लगता है, आपको नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम रखिए, एक्सेस नहीं। लेकिन दूसरा मैं कहूँगी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ द की इन UPSC। मेरा पहली 2 बार अगर मुझसे कोई पूछेगा क्यों नहीं हुआ, तो मैं कहूँगी कॉन्फिडेंस के कारण नहीं हुआ, बिकॉज मैं बहुत डरती थी और जो मुझे आता था मैं वो भी गलत करके आ जाती थी, और बाद में मुझे पता चलता था कि ये तो मुझे आता था, ये मैंने गलत मार्क कर दिया, B का D कर दिया, D का A कर दिया। तो कॉन्फिडेंस रखिए। और तीसरा, अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी बनाइए। एक स्ट्रैटेजी थी मेरी 3rd अटेम्प्ट में जिसको मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से फॉलो करा, और उसके कारण मेरे को लगता है मैं इस रिजल्ट पे पहुंची हूँ। तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आप अपने, अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो जब तक आपका अटेम्प्ट नहीं आ जाता है, आप अपने टाइम को बांट लीजिए कि पहले मैं मेंस की प्रिपरेशन करूंगा, फिर मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करूंगा फर्स्ट, और उसके बाद आपका मेंस का प्रिपरेशन का टाइम है उसको 4 महीने में GS 1, 2, 3, 4 में बांट लीजिए। हर संडे को SC के लिए बुक कर दो, और उसके बाद आप क्या करिए कि जैसे सपोज आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आपने पॉलिटी का एक मेंस का टेस्ट लिख दिया। इससे क्या होगा कि आपकी मेंस की तैयारी साइड बाय साइड हो जाएगी, और आपको ये नहीं है कि प्रीलिम्स हो गया अब हम मेंस की तैयारी की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आंसर राइटिंग आपको पहले से करनी है, लेकिन डे 1 से नहीं करनी है। जब आप पढ़ लोगे उस सब्जेक्ट को पढ़ो। सपोज पॉलिटी है तो उसके आर्टिकल्स लर्न करो, जजमेंट्स लर्न करो। मैंने बहुत सारी जजमेंट्स लर्न करी थी, मुझे काम भी आई पेपर में, और कमिटी के नाम लर्न करो, और फिर उन सब चीज़ों को जब आपने प्रिपेयर कर लिया तब आप मॉक लिखो, फिर आपको पता चलेगा कि आपने सही से प्रिपरेशन करी है। डोंट जंप इनटू मॉक्स एंड डोंट फियर मॉक्स, बहुत दोनों ही नहीं, इक्वल एक डिस्टेंस आप बना के चलिए। और ये स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि बैलेंस बना के चलिए। ज्योग्राफी है तो मैप्स बनाइए, आर्ट एंड कल्चर है तो मॉन्यूमेंट्स की थोड़ी सी सिंपल डायग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो वैल्यू एडिशन होता है, ये होता है हमारे स्ट्रेटेजी का मतलब। तो ये कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क एंड स्ट्रेटेजी से मतलब मैं उन्हें एडवाइस करूंगी कि वो क्लियर कर पाएंगे जरूर। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम थैंक दिया, यू सर। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू एंड हम होप करेंगे आप दोबारा ऐसा कोई सेशन करें जिससे कि बच्चों को हेल्प मिले, पेरेंट्स को हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।